Hello everybody, my name is Neha Sachdev and I wholeheartedly welcome you to Step Up Academy। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपकी मेन रीडर बुक की जो चैप्टर 1 के बाद जो पोम 1 दी है जिसका टाइटल है फायर एंड आइस के MCQs। हमने लेक्चर नंबर 1 में वर्ड टू वर्ड पोम को समझा था और लेक्चर नंबर 2 में हमने पोएटिक डिवाइसेस और एक्सरसाइज को कंप्लीट किया था। तो अब बारी आती है MCQs के सॉल्व करने की। तो फटाफट से लेक्चर नंबर 3 को प्रोसीड करते विदाउट एनी डिले। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम फायर एंड आइस। तो फायर एंड आइस की बात करें या डस्ट ऑफ स्नो की बात करें, ये दोनों पोएम्स चैप्टर 1 के बाद दी गई आपकी मेन रीडर बुक में। सो हु इज द पोएट ऑफ दीज टू पोएम्स? सो एब्सोल्युटली रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ये पोएम लिखी है फायर एंड आइस। और दूसरी जो पोएम है दैट इज डस्ट ऑफ स्नो, वो भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है। तो जल्दी से चेक कर लेते हैं करेक्ट आंसर। हियर वी गो, वेल जस्टिफाइड। अच्छा, अब मुझे यहाँ से याद आया, फायर एंड आइस आप लोगों को पोएम तो बहुत अच्छे समझ में आ गई। आई होप अगर नहीं आपने देखी अभी तक सो प्लीज कोशिश मत करना कि MCQ उसको अटेम्प्ट करो, बिकॉज जब तक आपको वर्ड टू वर्ड पोएम नहीं समझ में आएगी सो ये MCQ उसको करना थोड़ा सा चैलेंज हो सकता है। सो इट्स बेटर कि स्टेप बाय स्टेप मूव करें, हम डायरेक्टली तीसरी सीढ़ी पर चढ़ने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। बोर्ड है, बहुत ही रिलीजियसली चीजों को प्रैक्टिस करें और स्टेप बाय स्टेप करें, राइट। तो हेड करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। व्हाट डज द पोएट कंपेयर फायर विद? यहाँ पे फायर एंड आइस क्या है? ये एग्जैक्टली जो पूरी पोएम है, इस पोएम में जो पोएम का टाइटल है वो ही सिंबल है, लाइक सिंबोलिज्म। ये किस चीज का सिंबल है? यहाँ पे फायर किस चीज को सिंबलाइज कर रही है? तो फायर यहाँ पे डिजायर, जो हमारे जो डीप सीटेड डिजायर्स होती है, हमारी जो इच्छाएं हैं जो नेवर एंडिंग होती है, उनके बारे में बात किया गया। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट ऐसा बोल रहे हैं कि जो हमारी डिजायर्स, जो ह्यूमन डिजायर्स होती है वो इतनी ज्यादा होती है, कहीं ना कहीं अपने डिजायर्स की वजह से, डिजायर्स हम अपनी नीड्स, डिमांड्स, डिजायर को सेटिस्फाई करने के लिए क्या कर रहे हैं, इतना ज्यादा डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं कि द डे इज नॉट फार जब ये वर्ल्ड एंड हो जाएगा जस्ट बिकॉज ऑफ डिजायर्स। तो यहाँ पे फायर की बात करी गई है, फायर को क्या बताया गया? डिजायर। फायर को कंपेयर किया गया है विद डिजायर और यहाँ पे फायर सिंबल है ह्यूमन डिजायर्स का। तो बी बहुत अच्छे से हमें समझ में आ रहा है। देख लेते हैं और भी ऑप्शन एलिमिनेट करने के लिए। हेट्रेड नो, हॉट 1 and 3 नो, नेवर। तो बी बहुत अच्छे समझ में आ रहा है, जल्दी से चेक कर लेते हैं। हियर वी गो, वेल जस्टिफाइड। अब हेड करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेरिश इफ द वर्ल्ड हैज टू बी पेरिश ट्वाइस? मतलब एक बार खत्म होगा, दूसरे पेरिशेबल गुड्स भी आपने पढ़े होंगे ना बचपन में सोशल स्टडीज में। कुछ होते हैं पेरिशेबल गुड्स, कुछ होते हैं नॉन पेरिशेबल गुड्स। पेरिशेबल गुड्स वो जल्दी खराब हो जाते हैं, जैसे कि फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गई, ये सारी चीजें। तो पेरिशेबल मतलब जो जल्दी खराब हो जाती है, जिनकी लाइफ बहुत छोटी सी होती है, लाइक दे डाई, ऐसा बोल सकते। पेरिश होना मतलब खत्म होना। सो ब्लूम, ब्लॉसम तो बिल्कुल कॉन्ट्रास्टिंग वर्ड है, राइज भी ऑपोजिट वर्ड है, डाई इज एब्सोल्युटली करेक्ट और ग्लो भी बिल्कुल ऑपोजिट है। तो ऑड वन आउट भी देखा जाए तो डाई ही समझ में आ रहा है। और वैसे भी पोम के सेंस में भी हमने पेरिश वर्ड को पढ़ा था जो यही कन्वे कर रहा था कि वर्ल्ड हैज टू पेरिश ट्वाइस। अगर वर्ल्ड को 2 बार खत्म होना पड़े, खत्म होना इज लाइक डाई होना पड़े, ठीक है। सो जल्दी से जस्टिफाई कर लेते हैं करेक्ट ऑप्शन की तरफ। हियर वी गो, अब हेड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट वुड सफाइस इफ द वर्ल्ड वर टू पेरिश ट्वाइस? तो पहली बार तो पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बोला था कि फायर जो है दैट इज सफिशिएंट इस वर्ल्ड को एंड करने के लिए। बट एक बार फिर से वर्ल्ड का एंड होना हो या वर्ल्ड फिर से अगर एक बार खत्म हो, सो आई थिंक आइज इज ऑल्सो सफिशिएंट। आइज यहाँ पे किस चीज का सिंबल है या आइज इस पोम में किस चीज को सिग्निफाई कर रहा है? तो आइज हेट्रेड बता रहा है, जो हमारे दिलों में, ह्यूमन हार्ट्स में जो हेट्रेड फील है वो हम क्या करते हैं? हेट्रेड, नफरत की वजह से भाई भाई को मार रहा है और हम सबको मारने के लिए बिल्कुल तुले हुए, अपने आप को डोमिनेट करने के लिए, अपने आप को सुपीरियर बताने के लिए, दूसरे को इंफीरियर, डोमिनेट करने के लिए। तो हम यही करते रहते हैं। इससे क्या होगा? द डे इज नॉट फार कि जब हमें लव वाली ये जो फीलिंग है, लव, ब्रदरहुड और फ्रेंडशिप, ये सारी फीलिंग्स नहीं रहेगी। तो डे इज नॉट फार कि जब हमारा भी एग्जिस्टेंस पॉसिबल होगा या हमारा भी सर्वाइवल पॉसिबल होगा। तो यहाँ पे आइस क्या सिंबल कर रही है? आइस बता रही है हेट्रेड के लिए। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट वुड सफाइस, क्या चीज सफिशिएंट होगी इफ द वर्ल्ड वर टू पेरिश ट्वाइस? अगर वर्ल्ड को दूसरी बार, एक फायर बोला था, दूसरी बार आइस बोला है। आइस यहाँ पे क्या बता रहे? हेट्रेड। तो जल्दी देख लेते हैं आइस के
किसके बारे में बात कर रहे हैं, एग्जैक्टली फायर है या हेट्रेड। अब देखो कितना अच्छा ट्रैप है ए और सी के बीच में। अब हमें तो पता है कि वर्ल्ड अगर सेकंड बार पेरिश होगा, सो व्हाट इज सफिशिएंट, व्हाट वुड सफाइस, दैट इज आइस, फायर एंड आइस, ठीक है। अब आइस किसका सिंबल है, या आइस को अगर हम समझे पोम के रेफरेंस में, तो आइस यहाँ पे हेट्रेड बताया गया, बट हेट्रेड नहीं बताना, बिकॉज हमें एक्सप्लिसिटली जो पोम में लिखा है वो वर्ड बताया, दैट इज एब्सोल्युटली आइस। तो ऑप्शन ए साउंड्स वेरी रेलेवेंट, जल्दी से चेक कर लेते हैं और हमें समझ में आ गया करेक्ट आंसर। हेड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट वुड बी अ बेटर ऑप्शन टू एंड द अर्थ, क्या अच्छी ऑप्शन होगी अगर वर्ल्ड को, हमें अर्थ को एग्जैक्टली एंड करना हो। दोनों है, फायर भी है और आइस भी, आयरन नहीं है, ये एग्जैक्टली फायर है। सो ये देखो इट इज फायर, सो इसको भी आई बना देते हैं अच्छे से। So fire, ice both are equally competent and none. So exactly यहाँ पे पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ये नहीं बोला कि हाई लेवल पे फायर और फायर नहीं है तो फिर आइस है, दोनों इक्वली पोटेंट हैं, दोनों इक्वली कॉम्पिटेंट है। अगर वर्ल्ड का एंड होना हो तो फायर भी उतना ही कंट्रीब्यूशन करती है जितना कि आइस करती है, दैट इज डिजायर का भी उतना ही कंट्रीब्यूशन जितना कि हेट्रेड का है। तो सी ऑप्शन बोथ आर इक्वली कॉम्पिटेंट साउंड्स वेरी रेलिवेंट। जल्दी से चेक कर लेते हैं करेक्ट आंसर को। टाइटल ही है ये फायर एंड आइज, सो बोथ आर इक्वली कॉम्पिटेंट। जस्टिफाई हो गया हमारा करेक्ट आंसर। हेड करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। व्हाट इज द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोम? तो सबसे पहले समझ लीजिए व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय राइम स्कीम। आप बहुत बार पढ़ चुके हो, मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ। जब हमने लेक्चर 2 देखा था इस पोम का तब भी हमने समझा था पोएटिक डिवाइसेस। तो राइम स्कीम क्या होता है? इज इट ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। तो सिमिलर साउंड के वर्ड्स जो पोम के एंड में आते हैं, तो एक साउंड वाले वर्ड को हम एक अल्फाबेट डिनोट कर देते हैं और दूसरे साउंड वाले वर्ड को दूसरा अल्फाबेट। तो ऐसे करके कुछ एक स्कीम बनती। जल्दी से जस्टिफाई कर लेते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. अब देखते हैं fire, ये हो गया आयर, आइस ये अलग है तो बी दे दिया। फायर डिजायर और आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, अब ये भी यही है। फिर अब यहाँ देखते हैं इफ इट बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, सो बी आगे यहाँ पे सी आएगा। आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइज। अब आइज कहाँ पे दिया था हमने, यहाँ पे देखा था आइज बी, तो यहाँ पे अगेन बी आ गया। देन कम्स अगेन यहाँ पर भी बी आएगा। इट इज ऑल्सो ग्रेट, तो ग्रेट का अभी कुछ नहीं है, सो अगेन वी कैन मार्क इट एज लाइक यहाँ पे दैट ग्रेट। देखो समझ में क्या आया, फायर आइस जो एक साउंड वाले वर्ड हैं, अब उनको एक लेटर, ये शायद थोड़ा सा जब इसको लिखा गया, आई होप ये वर्ड थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया जिसकी वजह से थोड़ी सी डिफिकल्टी आ रही है, राइट। सो ऊपर की स्टैंजा से जस्टिफाई कर लेते हैं फायर आइज। अब फायर जैसा साउंड दे रहा है डिजायर और एक और वर्ड है अगेन फायर, तो ए हमने दे दिया फायर डिजायर फायर को। तो सबसे पहला वर्ड आ गया ए फायर और सेकेंड वर्ड आता है बी, फिर आता है ए और फिर आता है ए, देन कम्स बी। तो आई होप यहाँ पे जो आइज है ना ये ट्वाइस है, यहाँ पे पोम का ये लाइन एंड हो रही है और आई थिंक यहाँ पर आना चाहिए था, यहाँ पर नहीं है, तो फिर यहाँ पे बी साउंड आएगा, ठीक है, ये सी नहीं आएगा। और आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट, तो यहाँ पे एंड हो रहा है तो इसलिए यहाँ पे हेट जैसा कुछ भी सिमिलर नहीं है, ये सी बना दिया हमने। फिर टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइज, तो आइज वाला साउंड बी था, फिर से यहाँ पे बी कर दिया हमने। इट इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड ऑल्सो सफाइस, तो सफाइस वाला फिर से बी आ गया। तो जल्दी से देख लेते हैं ए बी डबल ए कहां पर आ रहा है, ए बी यही पहले ऑप्शन से जस्टिफाई हुआ, फिर क्या आता है बी सी बी, फिर देख लेते हैं क्या है बी सी बी सी और ये बी, ठीक है। तो आई होप इट इज वेल जस्टिफाइड। अब समझ में आ गई है हमें राइम स्कीम बहुत अच्छे तरीके से। सिमिलर साउंडिंग वर्ड जब पोम के एंड में दिए गए हैं और उनको एक साउंड वाले वर्ड को एक अल्फाबेट डिनोट कर देते हैं और वही सेम साउंड कोई और लाइन में भी आ रहा है एंड में, तो वही अल्फाबेट वहां पे भी डिनोट करेंगे। ऐसे करके जो भी स्कीम बनती है उसको हम राइमिंग स्कीम बोलते हैं। पोम की राइम स्कीम क्या, ए बी डबल ए बी सी
भी जो ऑप्शन नंबर ए सही जस्टिफाई हो रही है। आई होप इट इज वेल क्लियर। अगर कुछ भी डाउट है आपको तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि लेक्चर नंबर 2 एक बार फिर से देख लीजिए, बिकॉज इट इज ऑल अबाउट एक्सरसाइज बेस्ड ऑन दिस पोएम फायर एंड आइस, बिकॉज उसमें हमने वर्ड टू वर्ड जो भी एक एक वर्ड में कुछ लिटरेरी डिवाइस यूज किया गया है वो सारे हमने समझे, और ऑफ कोर्स राइम स्कीम वाले पोएटिक डिवाइस को भी बहुत अच्छे से जस्टिफाई करा है। वहां पे पोम एग्जैक्टली एनसीईआरटी के आपकी बुक से ली गई, यहाँ पे थोड़ा सा हो सकता है ऊपर नीचे हो गया है, इसलिए थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट हुई है, बट आई होप इट इज वेरी वेल अंडरस्टूड। तो जल्दी से देख लेते, बोर्ड ऑलरेडी क्लियर है, जल्दी से देख लेते हैं करेक्ट आंसर को। ए, हियर वी गो, वेल जस्टिफाइड। हेड करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। सो what is the name of the poetic device used in the line I hold with those who favor fire? Hold with those who favor fire. तो ये देखो ओ ओ ओ ओ ओ ओ का जो साउंड आ रहा है, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, और ये एफ एफ, तो इसमें दो पोएटिक डिवाइसेस समझ में आ रहे हैं। पहला जो समझ में आ रहा है वो ओ का साउंड, वावल साउंडिंग वर्ड अगर कॉन्जिक्यूटिवली रिपीट हो रहा है तो उसको एजोनेंस बोला जाता है, और अगर हम कॉन्सोनेंट्स साउंडिंग अल्फाबेट अगर वर्ड के स्टार्टिंग में आ रहा है तो उसको हम अलिटरेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे एजोनेंस भी दिख रहा है और एजोनेंस ओ वाला साउंड, और यहाँ पे एफ एफ की जो रेपिटेशन है इसको अलिटरेशन बोला गया। तो एजोनेंस भी दिख रहा है, अलिटरेशन भी दिख रहा है, तो नन तो नहीं है तो जरूर, और डी ऑप्शन जस्टिफाई कर रहा है दोनों को। तो जल्दी से बोर्ड को क्लियर करते हैं और डी आंसर को जस्टिफाई करते हैं। वेल राइट, आई होप ये समझ में आ गया होगा। हेड करते 8th क्वेश्चन की तरफ। नेम द पोएटिक डिवाइस व्हिच इज यूज्ड इन द लाइन सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। तो इसमें क्या यूज करें? कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि वर्ल्ड का एंड हो जाएगा तो पूरी आग लग जाए। क्या ऐसे लिटरली आग, माचिस की तीली से आग लगेगी? नो, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ही नहीं बताना चाहते। रॉबर्ट फ्रॉस्ट यहाँ पे फायर को डिजायर बता रहे हैं कि इतनी ज्यादा जो डिजायर्स जो हैं वो एक्सट्रीम हो जाएंगी और जिनको सेटिस्फाई करना इम्पॉसिबल हो जाएगा, तो वर्ल्ड ऐसा लगता है कि एंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या यूज किया? इमेजिनेशन का यूज किया, बिकॉज रियलिटी में ऐसा नहीं है। ठीक है, सो एक्सप्लिसिट तो वैसे भी नहीं पता चल रहा है। सो मेटाफर, कुछ सिमिलीज मेटाफर्स पर कंपैरिजन का, डायरेक्टली इनडायरेक्टली नो, नथिंग। इमेजरी यस, अलिटरेशन, ऑक्सीमोरोन हो तो ऑपोजिट वर्ड्स एक साथ यूज किए गए हैं, वो भी नहीं है। अलिटरेशन हम देख चुके, कहीं भी हमें अलिटरेशन नहीं लगे। कॉन्सोनेंट साउंडिंग अल्फाबेट वर्ड के बिगिनिंग में कहीं आ रहा है क्या? वो भी कहीं समझ नहीं आया। इट इज एब्सोल्युटली ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इमेजिनरी। जल्दी से इस क्वेश्चन के आंसर को जस्टिफाई करते हैं और हियर वी गो, वेल अंडरस्टूड। अब हेड करते हैं 9th क्वेश्चन व्हिच इज आल्सो second last question of this entire poem. So name the poetic device which is used in the line to say that for destruction eyes is also great, ये बोलने के लिए कि अगर if the world would end, what is suffice if the world would perish twice, तो उसका आंसर हमने देखा था eyes, तो वो यही लाइन बोलेगी to say that for destruction eyes is also great। तो ये क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पे अगेन, और ये कहना कि डिस्ट्रक्शन के लिए तो आईज भी उतनी इक्वली इंपॉर्टेंट है, उतनी ही पोटेंट है, उतनी ही कॉम्पिटेंट है जितनी की फायर है। तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है अगेन, यहाँ पे क्या यूज कर देखो, टू से दैट फॉर डिस्ट्रैक्ट आईज इज ऑल्सो ग्रेट। कुछ वर्ड सिमिलर रिपीट हो रहा है, लिटरेशन नहीं, ऑक्सीमोरॉन ऑपोजिट वर्ड्स एक साथ यूज नहीं हुए हैं, कंपैरिजन नहीं किया जा रहा है। अगेन इमेजिनरी हमें बहुत अच्छे समझ में आ रहा है, बिकॉज हम इमेजिन कर पा रहे हैं टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन, अगर डिस्ट्रक्शन हो तो जो आई से डिस्ट्रक्शन होता है, तो यहाँ पे क्या बताया गया कि इतना ठंडा टेम्परेचर हो जाए। एग्जैक्टली एक्सप्लिसिट तो ये है, और अगर हम इसका लिटरल मीनिंग देखें तो इतना ठंडा टेम्परेचर हो जाएगा जैसे कि अंटार्कटिका, ऐसे कुछ कॉन्टिनेंट्स जहाँ पे सर्वाइवल बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इन टोटल वहाँ पे हार्डली कुछ ह्यूमंस का तो एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है, अब तो एनिमल फ्लोरा और फाउना भी वहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा, तो वहाँ पे एंड हो चुका है लाइफ का। ठीक है, सेम केस यहाँ पे ये सिंबल है आइज। आइज क्या बता रहा है? हेट्रेड, इतनी ज़्यादा नफरत भरी है कि हम नफरत कर करके लोगों को मार देंगे और वर्ल्ड वुड एंड। तो यहाँ पे क्या यूज़ कर,
इमेजिनेशन कैसे आइज इस वर्ल्ड का या इस अर्थ का डिस्ट्रैक्शन करेगी. सो बी साउंड्स वेरी रेलिवेंट. हियर वी गो, वेल जस्टिफाइड. अब हेड करते हैं टुवर्ड्स द लास्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड ऑन फायर एंड आइज. वेयर हैज ही यूज्ड पर्सोनिफिकेशन. तो हमारे पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कहाँ पे पर्सोनिफाई किया है? फायर में किया है, आइज में, अर्थ में, दोनों में. फायर को भी बोला है और आइज को भी बोला. दैट अगर मैं आपको पोम दिखाऊं एक बार फिर से तो जल्दी से देख लेते हैं. ये देखिए, तो यहाँ पे क्या बोल, कुछ some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. But if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for distraction it is also great and would suffice. तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि फायर और आइज दोनों को इन्होंने पर्सोनिफाई करा है. और आराम से आंसर नहीं आना चाहिए. यस. और यहाँ पे क्या बोला है कि पर्सोनिफिकेशन पहले होता क्या वो समझ लीजिए, फिर समझ में आएगा कि कैसे फायर एंड आइज दोनों में पर्सोनिफिकेशन. तो पर्सोनिफिकेशन क्या आता है? किसी नॉन ह्यूमन चीज़ में जब हम ह्यूमन कैरेक्टर डाल देते हैं, या किसी, जैसे मैं बोलूँ कि ये स्टाइलिश है बट ही इसको मैं ही या शी करके बोलूँ, इसने मेरी बहुत हेल्प करी थी और इसने मुझे बहुत सपोर्ट करा. बट क्या कोई नॉन लिविंग थिंग सपोर्ट कर सकते? तो मैंने क्या करा, नॉन लिविंग थिंग को या किसी ऑब्जेक्ट को इसमें ह्यूमन कैरेक्टर दे दिया, जिसकी वजह से वो ह्यूमैनिफाई हो गया, जिसकी वजह से पर्सोनिफाई हो गया. तो पर्सोनिफिकेशन. अब क्या फायर और आइस क्या कोई चीज़ है कि जिससे वर्ल्ड को एंड किया जा सकता है? बट यहाँ पे फायर और आइस के पीछे कुछ और हिडन सिंबल्स हैं, ये फायर एंड आइस किसी के. तो यहाँ पे फायर एंड आइस को ऐसा बताया जैसे लोग वर्ल्ड को एंड कर सकते हैं, वैसे फायर एंड आइस भी. तो फायर एंड आइस यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन के बेस्ट एग्जाम्पल है. जल्दी से जज कर लेते हैं और चेक करते हैं हमारे इस करेक्ट आंसर को. यहाँ पे खत्म होता है कंप्लीट डिस्कशन ऑफ ऑल द MCQs which were based on this very short and the most sweetest poem with giving a very good morale. Love others and let others live on this beautiful planet. So with these motivating words, I shall take your leave now. See you in the next video. Till then, stay connected with Step Up Academy. Bye bye and take care for now.